अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं मोहम्मद उमर खान एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में कनाडा से मुताल्लिक अहम स्टोरीज लेकर आया हूं। आज की हमारी सबसे पहली स्टोरी एक नाखुशगवार वाक़े से मुताल्लिक है जो कि मॉन्ट्रियल में पेश आया है। और वाक़या यह है कि 15 साला लड़की को, इस जमा साला लड़की को कत्ल कर दिया गया है, फायरिंग करके कत्ल किया गया है और फायरिंग के नतीजे में एक राहगीर भी जख्मी हुआ है। लेकिन पुलिस के इब्तिदाई बयान के मुताबिक वो राहगीर रिकवर हो रहा है। 15 साल ये लड़की, जिसे मॉन्ट्रियल के इलाके सेंट लियोनार्ड में निशाना बनाया गया और एनी शाहिदीन के मुताबिक ये बात मालूम हो सकी है। और पुलिस ने भी तफ्तीश के दौरान अपने इसी बयान पर मीडिया को ये मालूमात फराहम की हैं कि ये लड़की कुछ लोगों के साथ वहां पर मौजूद थी और जिस वक्त ये वहां पर मौजूद थी और माहौल इस वक्त ये था कि वहां पर गुजरने वाले राहगीर एक पुरसुकून अंदाज में अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ अमल थे कि इसी दौरान एक गाड़ी वहां पर आती है जिसमें सवार कम से कम 2 अशखास की तशखीस हुई है। और वो 2 अफराद जिनके चेहरों पर मास्क मौजूद थे, उन्होंने इस लड़की के ऊपर ओपन फायर किए, जिसके नतीजे में ये लड़की मौके पर ही जाँ बहक हो गई। 15 साल इस लड़की की डेड बॉडी को मुंतकिल कर दिया गया अस्पताल और उसके बाद फायरिंग के नतीजे में एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था वो भी उसकी जद में आया और पुलिस का कहना है कि अब वो रिकवर कर रहा है। लेकिन इस पूरे वाक़े के बाद जहां एनी शाहिदीन और इलाका मकीनों से पुलिस ने तफ्तीश की, वहीं मीडिया नुमाइंदगान ने भी उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये वाक़या किस तरीके से पेश आया। सबसे पहले उनका इस हवाले से कहना था कि आज तक इस इलाके में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया है और पहली मरतबा ये ऐसा वाक़या सामने आया है कि फायरिंग करके किसी को कत्ल किया गया हो। और दूसरी अहम बात यह कि 15 साल लड़की का कत्ल एक इंतहाई नाकाबिले तरदीद जुर्म है। और सबसे अफसोसनाक इसमें अमर यह है कि यह वाक़या क्यों पेश आया, किस चीज़ से इस वाक़े को जोड़ा जाएगा, क्या ये ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना था, दहशतगर्दी थी या इसके पीछे क्या वजूहात थी, पुलिस फ़िलहाल तहकीकात कर रही है। मॉन्ट्रियल के मेयर वैलेरी प्लेंटी की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया है और उन्होंने ना सिर्फ तशवीश का इजहार किया है बल्कि उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी ये जोर दिया है कि वो मॉन्ट्रियल में अमन व अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए अपना किरदार अदा करें और इस वाक़े की तफ्तीश करके वो लोग जो इसमें मुलविस हैं उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। ये थी कनाडा हाईलाइट की आज की हमारी पहली स्टोरी जो कि एक नाखुशगवार वाक़े से मुताल्लिक है। क्यूबिक से मुताल्लिक आपको एक और स्टोरी फराहम करेंगे और वो है एक इंतहाई अहम स्टोरी। और इस वजह से अहम है क्योंकि अब कोविड-19 के बाद वैक्सीनेशन का मरहला जारी है। कोविड-19 के अभी तक असरात ख़त्म नहीं हुए हैं, उसने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। और दूसरी जानिब क्यूबिक के अंदर जो तादाद बढ़ती जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ पहुँच चुकी है ये तादाद। लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि क्यूबिक के अंदर जो वैक्सीनेशन के हवाले से चीफ मुकर्रर हुए हैं उनका नाम डैनियल पेरी है और इन्होंने अपने ऊपर लगने वाले एलिगेशंस को डिफेंड किया है। जो एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए गए हैं वो हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट में जो शवाहिद, जो फाइंडिंग्स सामने आई हैं वो डैनियल पेरी के अगेंस्ट आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि वो CISSS के डायरेक्टर थे उन दिनों और जिस वक्त उन्होंने मिसट्रीटमेंट किया है रेजिडेंट्स के साथ और फिजिकली भी, यानी उन्हें एक्सपायर मेडिकेशन फराहम की है जो कि इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त जुर्म तस्वुर किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी उनका मुनासिब नहीं था और इन दोनों वजूहात की बुनियाद पर यह तस्वुर किया जा रहा है कि मिस्टर डैनियल जो कि मिसट्रीटमेंट कर चुके हैं CISSS के हेड के तौर पे, अब अगर वो क्यूबिक के वैक्सीन चीफ मुकर्रर हुए हैं तो इस बात की क्या ज़मानत है कि वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस में, डोजेस की फराहमी में, लोगों को वैक्सीनेशन लगाने में किसी किस्म की कोई कोताही वो ना बरतें। इसी सिलसिले में क्यूबिक के जो मिनिस्टर फॉर सीनियर्स हैं मार्गरेट ब्लाइस ने उनको तलब किया और उन्होंने ये बात उन्हें हिदायत के तौर पे कही कि वो मीडिया के सामने अपने इन तमाम तर मामलात को रखें जिसमें डैनियल पेरी ने अपने ऊपर लगने वाले इन इल्ज़ामात का ना सिर्फ दिफा किया बल्कि उन्हें मुस्तरद भी कर दिया और कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, महज ये इल्ज़ामात हैं। लेकिन फिर भी क्यूबिक के मिनिस्टर फॉर सीनियर्स की जानिब से ये बात कही गई है कि हम लोगों की
जान की इस हिफाजत के मामले में कोविड के बाद जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस अब शुरू हो चुका है उसमें बिल्कुल भी हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। और उन्होंने क्यूबिक के मिनिस्टर फॉर सीनियर्स ने बाकायदा तौर पे हिदायत दे दी हैं कि वो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करें, ये देखें कि इस रिपोर्ट में लगने वाले एलिगेशन किस हद तक दुरुस्त हैं, क्या ये मफरूज़े पर मबनी है या फिर इसके पीछे फैक्ट्स मौजूद हैं। और अगर इसके पीछे फैक्ट्स मौजूद हैं तो यकीनी तौर पर क्यूबिक के वैक्सीन चीफ को बदला जाएगा। डैनियल पेरिर जो कि इस वक्त क्यूबिक के वैक्सीन चीफ हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होगा वो इन्हीं के मंजूर नज़र होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि डैनियल पेरिर के हवाले से जो ये एलिगेशंस हैं ये जस्ट एलिगेशंस नहीं हैं, क्योंकि पब्लिक ये एक हेल्थ अथॉरिटी है, उसकी जानिब से बाकायदा तौर पे रिपोर्ट तैयार की गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई सदाकत मौजूद होगी। लेकिन फिर भी क्यूबिक की जो मिनिस्टर्स फॉर सीनियर्स हैं, मार्गरेट ब्लाइस एक बड़ी अच्छी खातून हैं, और उनकी जानिब से इस मामले को बहुत ही अफाम व तफहीम के साथ और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ इन्वेस्टिगेट करने की हिदायत जारी हो चुकी हैं। कनाडा हाईलाइट की आज की तीसरी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है इस मौसम सरमा में एक मरतबा फिर जिस बात का इंदिया था, और एनवायरमेंट कनाडा ने पहले भी इस बात पर अपनी प्रेडिक्शंस दी थी, और अब वो चीज़ होना शुरू हो गई है कि सर्द हवाओं के झक्कड़ चलना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत मजीद गिर चुका है, और एक बड़ी तादाद में ये सर्द हवाएं और इसकी लहर का आगाज हो चुका है। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन एक रिकॉर्ड टूट चुका है। तकरीबन 22 मौसमों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, पिछले गुज़िश्ता 22 सालों के इस कोल्ड वेदर का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो टूट चुका है, और 3 सूबे सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं, जिसमें अल्बर्टा, सस्कैचुअन और मैनिटोबा शामिल हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि एनवायरमेंट कनाडा के आदाद व शुमार के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि किस हद तक ये ठंडी हवाओं के जो झोंके हैं, ये जो झक्कड़ हैं, वो एनवायरनमेंट को और मौसम को कितना सर्द बना रहे हैं, कि कहां तक ये मौसम जा चुका है। अगर मैं यूरेनियम सिटी की बात करूं जो कि पिछले साल -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था, जो कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो 48.9 सेल्सियस तक जा चुका है, और ये -48.9 है, यानी ये खून जमा देने वाली सर्दी है। और अगर मैं फोर्ट चैपवेन की बात करूं जो कि 45.6 सेंटीग्रेड तक पहले भी जा चुका है, और इस दफ़ा वो 47.3 यानी -47.3 तक गया है, और ये भी खून जमा देने वाली सर्दी है। एडमंटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1994 में 43.9 यानी -43.9 हुआ था टेम्परेचर, और एक दफ़ा फिर 1994 के बाद 2021 में सेम सिचुएशन देखी जा रही है, जब -43.8 डिग्री पर गया है टेम्परेचर। और ये वो आलम है कि अगर ये हवा के सर्द हवा के झक्कड़ और ये झोंके अगर लोगों को छू जाएं या किसी भी जानदार चीज़ को छू जाएं तो उसका खून जम जाए और उसकी मौत वाक़ई हो जाए। इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है मौसम की, और ना सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि पैसेंजर्स को भी ये हिदायत की गई हैं कि वो ट्रैवल ना करें, और जो लोग घरों में अगर मौजूद हैं और अगर वहाँ पे कोई अगर रिहायशी सूरत हाल है तो फिर उनको भी बड़ी एहतियात रखनी होगी, अपने आप को कवर रखना होगा, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरे घर को, और हीटर का इस्तेमाल इंतहाई लाजमी होगा। उसके बग़ैर ये नाकाबिले मतलब ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई सर्वाइव इसमें कर जाए। तो इस वक्त जो एनवायरमेंट कनाडा के आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक ये एक बड़ा मसला है, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसमें बतदरीज कमी आएगी, यानी ये टेम्परेचर वापस अपनी जगह पर आएगा। लेकिन आम दिनों में भी वहाँ पर इंतहाई सर्दी रहती है, और इस मौसम में बिलखुसूस बढ़ चुकी है सर्द हवाओं के झोंके और झक्कड़ की वजह से। कनाडा हाईलाइट की आज की चौथी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उन तमाम तर लोगों के लिए जो कि नॉन एसेंशियल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक हेल्थ एजेंसी कनाडा की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जो भी लोग कैनेडियंस स्पेशली कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो रही हो या फिर डोमेस्टिक सतह पर कर रहे हो, उन्हें 3 दिन का क्वारंटाइन लाजमी करार दिया गया है। जब वो ट्रैवलिंग से वापस लौटेंगे तो 72 घंटे उन्होंने सेल्फ क्वारंटाइन में रहना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि उन्होंने अपने खर्चे पर
सेल्फ क्वारंटाइन होना होगा। और जो लिस्ट जारी की गई है होटल्स की वो बता दी गई है, जिसमें लिस्टेड होटल्स में मॉन्ट्रियल, कैलगरी, वैंकूवर और टोरंटो के होटल्स शामिल हैं। और इन होटल्स के अंदर वो सेल्फ क्वारंटाइन होंगे, लेकिन 3 दिन तक उन्हें सेल्फ क्वारंटाइन रहना होगा, 72 आवर्स तक, ताकि देखा जा सके कि अपने साथ वो कहीं वायरस ना लेकर आ गए हों। और अगर इस सेल्फ क्वारंटाइन के दौरान उनकी तबीयत ख़राब होती है या उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो फिर उस सूरत हाल में उनको मज़ीद ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ेगा। तो इस वक्त ट्रैवलिंग को आसान मत समझिए, और अगर ट्रैवलिंग कर भी रहे हैं तो बहुत एहतियाती तदाबीर को अपनाइए, ना सिर्फ मास्क बल्कि सैनिटाइज़र का, और प्लस ये कि सोशल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि आफ्टर ट्रैवलिंग आप सब ने तकरीबन 3 दिन का क्वारंटाइन करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है, लोगों के लिए जो मुश्किल की भी बात है, कि अपने खर्चे पर उनको ये 72 घंटे होटल्स में गुजारने होंगे। कनाडा हाईलाइट की आज की 5वीं स्टोरी क्यूबिक के आदाद शुमार से मुताल्लिक है। कोविड केसेस कहां तक पहुंच चुके हैं? 853 नए केसेस सामने आए हैं, और ये गुज़िश्ता रोज़ की रिपोर्ट है। आज की रिपोर्ट ये कि 1000 से ज़ायद सिर्फ नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक 2,70,911 कंफर्म केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और अफसोसनाक अमर यह है कि इन कंफर्म केसेस में 10,046 अफराद जहां बहक हुए हैं कोविड-19 की वजह से, जबकि इस वक्त भी 969 अफराद हॉस्पिटलाइज हैं, जिसमें से 160 अफराद आईसीयू में मुंतकिल हैं और उनकी जान को खतरात लाहिक हैं। वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो अभी तक तकरीबन 1529 वैक्सीन डोजेज जो हैं वो इस वीक में फराहम की गई हैं, और टोटल 14 दिसंबर से लेकर अभी तक 2,59,188 डोजेस एडमिनिस्ट्रेट कर दी गई हैं। और उम्मीद की जा रही है कि कंट्रोल में रहेगी सूरत हाल, लेकिन ये बढ़ते हुए नए केसेस जो हैं वो एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ये है क्यूबिक के आदाद शुमार। आज हम बात करेंगे कनाडा हाईलाइट में बिलखुसूस ओंटारियो के हवाले से, कि ओंटारियो में इस वक्त क्या पोजीशन है कोविड-19 के बाद, वहाँ की क्या सूरत हाल है, और इस हवाले से भी हम आपके साथ आदाद शुमार भी शेयर करेंगे। और वहाँ से हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर एनालिस्ट मौजूद होंगे, जिनसे हम ये तमाम तर आदाद शुमार भी लेंगे, और साथ ही उनसे गुफ्तगू भी करेंगे कि वहाँ की इस वक्त कोविड-19 और वैक्सीनेशन के हवाले से क्या पोजीशन है। तो ओंटारियो से हमारे साथ आज मौजूद हैं मुबशिर शेख साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, नंबर ऑफ केसेस कहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने प्राइम कनाडा टीवी को वक्त दिया। आज कनाडा हाईलाइट में हम ओंटारियो के हवाले से जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त कोविड-19 के हवाले से नए केसेस क्या हैं, नंबर ऑफ केसेस कहाँ तक पहुँच चुके हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया उमर खान साहब आपका, मुझे प्राइम कनाडा टीवी में इनवाइट करने के लिए। जब भी आपने जैसे सवाल किया है कि टोरंटो में और कनाडा में कोविड की सूरत हाल की अपडेट्स के बारे में, पहले यहाँ पे ओंटारियो में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तकरीबन 4,000 की रेंज तक पहुँच गए थे हमारे पर डे, एवरी डे जो हमारे केसेस थे, एवरी डे की जो रेंज थी वो 4,000 तक पहुँच गए थे हम। अब ये हुआ है कि उसके बाद हमारे जो प्रीमियर हैं ओंटारियो के मिस्टर फोर्ड, उन्होंने फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, उन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी दी है लगाई, उन्होंने फिर एक ऑर्डर इशू किया है जो कि स्टे एट होम का था, ऑर्डर था। इसके अलावा उन्होंने तमाम नॉन एसेंशियल जो बिजनेस थे वो उन्होंने बंद कर दिए थे, और सिर्फ रेस्टोरेंट्स और ग्रोसरी स्टोर्स ओपन थे, और रेस्टोरेंट्स भी इस तरह ओपन थे कि आप वहाँ पे सिर्फ टेक आउट हो रहे थे या फिर डिलीवरीज हो रही थी उनके थ्रू। और जो ग्रोसरी स्टोर्स थे, जैसे मैंने पहले भी एक दफा पर्स किया कि यहाँ पे अब ऑनलाइन ग्रोसरी हो रही है, कि लोग उस टाइम ये करते हैं कि या तो अपने ऑनलाइन ग्रोसरी के ऑर्डर दे देते हैं और वहां से वो जाके पिक करके आ जाते हैं, या फिर उनकी ग्रोसरीज है वो उनके घरों पे डिलीवर हो जाती हैं। तो ये तमाम सूरत हाल पे ओंटारियो गवर्नमेंट ने काफी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है उसको। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पहले जो परसेंटेज जो थी वो 6.5 से ऊपर चली गई थी, ऑलमोस्ट 7 तक पहुंच गई थी पूरे ओंटारियो की ऑल ओवर। और अगर हम टोरंटो का देखें तो टोरंटो क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए थे। तकरीबन यहाँ पे जैसे एक ब्रैम्पटन हमारा एरिया है,
वहां पे तकरीबन 19 पॉइंट समथिंग की परसेंटेज पहुंच गई थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये नजर आ रहा है कि जो 4000 की जो रेंज पहुंची थी ऑलमोस्ट एक महीना पहले, अब वो कंट्रोल होके अब तकरीबन 1300-1400 की रेंज में आ गई है। तो इससे मकसद ये लग रहा है कि जो हमारी ओंटारियो गवर्नमेंट ने जो इमरजेंसी लगाई थी और लोगों को ऑर्डर दिया था स्टे एट होम का, तो वो उस पे कुछ काम हुआ है, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। तो और जो परसेंटेज भी बहुत अच्छी माशाल्लाह नजर आ रही है कि तकरीबन 2.4 2.5 परसेंटेज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो परसेंटेज आ गई, जो कि तकरीबन 7% तक हम पहुंच चुके थे। ये है यहाँ की सूरत हाल अभी। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है और कितनी मिकदार चाहिए होगी, यानी कितनी तादाद बनी है, इसका भी तयन हुआ है या नहीं हुआ है, और अब तक वैक्सीनेशन का आगाज प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ? पहले जो वैक्सीन आनी थी वो आई थी, जिसको हमारे फ्रंट वर्कर्स को लगनी भी शुरू हो गई थी। और बल्कि मेरे एक दोस्त हैं, वो किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो उनके साथ अपडेट मिलती रहती थी मुझे। तो उन्होंने भी पहले तो ये अफवाह फैल गई शायद एक ही डोज लगेगी, ये वैक्सीन खत्म हो गई है। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मोर देन 90% फ्रंट वर्कर्स को दोनों डोज लग गई हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि अब वैक्सीन जो हैं वो हमें कनाडा को नहीं मिल रही। यकीनन उस पे फेडरल गवर्नमेंट और हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो उस पे कुछ गैप आया हुआ है। उस पे हमारी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस पे काफी कोशिश कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द आ जाए, ताकि हम आम पब्लिक को लगनी शुरू हो। जो हमारे सीनियर्स हैं, सबसे पहले सीनियर्स को लगनी शुरू हो। तो अभी तक मिली नहीं है हमें वो वैक्सीन्स। तो उस पे थोड़ा सा लोगों का कंसर्न पाया जाता है। अच्छा मुबशिर साहब, ये बताइए कि वैक्सीनेशन कैसे लगाई जाएंगी, इसका प्रोसेस क्या होगा, आगाज कैसे होगा? कोई वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं इसके लिए, या हॉस्पिटल्स ही इसके लिए मुतय्यन कर दिए गए हैं? किस तरीके से लगाई जाएंगी? वैक्सीन इस तरह लगाई जाएंगी कि अभी फ्रंट वर्कर्स पूरे तरह से कंप्लीट नहीं हुई है उनकी सीरियल, उनको अभी भी उनको पूरा करना है। फिर हमारे जो लॉन्ग टर्म सेंटर है, यहाँ के सीनियर्स रहते हैं, उनको दी जाएंगी 70 से एज के ऊपर के लोगों को। फिर 70 के बाद जो बारी आएगी वो 60 की बारी आएगी। फिर इस तरह 50 के बाद वो नीचे आएंगे। तो फ्रंट वर्कर्स के बाद सबसे जो प्रायोरिटी है वो जो लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में जो हमारे सीनियर्स रहते हैं उनको देने का प्लान है उनको। शेख साहब, ये बताइए कि कर्फ्यू की सिचुएशन है, लोग भी काफ़ी परेशान हैं और मुआशी सतह पे भी काफ़ी मुश्किलात उन्हें पेश आ रही होंगी, तो कब तक बेहतरी आने का इम्कान है इसमें? अब ये हुआ है कि अभी कल ही हमारे ओंटारियो के जो प्रीमियर ने उन्होंने एक ऐलान किया है, कुछ उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि स्टेप बाय स्टेप तमाम जो लॉकडाउन को स्लोली इजीली उसको रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले एक तो ये है कि एक तो जो लॉकडाउन का था जो उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की हुई थी, वो इमरजेंसी खत्म कर रहे हैं आमतौर पे। लेकिन उसके बाद 16 ऑफ फरवरी से उनका प्लान ये है कि स्टेप बाय स्टेप रिमूव किया जाए। स्पेशली जो ग्रेटर टोरंटो एरिया है, जैसे कि टोरंटो आता है, उसमें यॉर्क रीजन आता है, उसमें पील रीजन आता है, जिसमें सिटी ऑफ मिसिसागा है, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन है। तो इनको वो थोड़ा सा लेट करेंगे, ओपन करेंगे। और उसमें भी वो कलर कोडिंग रखेंगे, किसमें केस ज्यादा हैं तो उसमें उसको रेड जोन रखेंगे, फिर उससे जिसमें केस कम है उसको वो ग्रीन करेंगे। इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप उसको रीओपन करेंगे बिजनेसेस को। मुबशिर साहब, कोविड-19 की वजह से जहां पूरी दुनिया की इकॉनमी ही डिस्टर्ब हुई, अगर ओंटारियो की मैं स्पेसिफिक बात करूं तो कोई हुकूमत की जानिब से आदाद शुमार जारी किए गए हैं कि किस हद तक इकॉनमी को धचका लगा है? आदाद शुमार उस तरह नहीं जारी किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो स्मॉल बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। स्मॉल बिजनेस या जो रेस्टोरेंट्स थे वो बहुत ज्यादा बिजनेस वो इफेक्ट हुए हैं।
तो लेकिन जो बड़ी जो मेजर कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें बिल्कुल नॉर्मल काम हो रहा है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी बाकायदा जो एसओपी की जो सिस्टम्स हैं वो वहाँ पे रखे हुए हैं। उनको कहा हुआ है और उनको यहाँ कहा हुआ है कि जो उसको फॉलो नहीं करेगा तो उनकी फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। तो फैक्ट्रीज में तो बाकायदा रेगुलरली काम हो रहे हैं। वहाँ पे केस आते हैं और केस आते हैं तो उनको ये कह दिया जाता है कि ठीक है, आप लोग अब 15 दिन या 20 दिन आप ना आए, बिल्कुल अपना ट्रीटमेंट कराएं। फिर वो लोग आते हैं। तो उससे पहले वो लोग नहीं आते जो फैक्ट्रियों में, लेकिन फुल फ्लैंज काम हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस बहुत ज्यादा होता है और स्मॉल बिजनेस के थ्रू गवर्नमेंट को बहुत टैक्सेस मिलते हैं और इसके अलावा भी और जरिए से टैक्सेस काफी उनके जनरेट होते हैं। तो यकीनन परेशानी तो है कि इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से हतल इम्कान कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ में एक और मैं आपसे एक शेयर करूंगा न्यूज़ कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं कनाडा में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने, जो जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स सिर्फ 4 जो एयरपोर्ट्स हैं वहां उतरेंगी। सबसे पहले पियर्सन एयरपोर्ट टोरंटो, और फिर मॉन्ट्रियल, फिर उसके बाद वैंकूवर एयरपोर्ट और कैलगरी एयरपोर्ट। तो इन 4 में वो लोग सिर्फ फ्लाइट्स को, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आने देंगे। और वहां पे अब उन्होंने ये कर दिया कि बाकायदा जो लोग आ रहे हैं उनके अब टेस्ट होते हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज से आते हैं। और उन्होंने ये अब इम्प्लीमेंट किया है कि जिनके टेस्ट लिए जाएंगे, जो आएंगे, तो उनके टेस्ट एयरपोर्ट पर ही होंगे। और एयरपोर्ट पर टेस्ट लेने के बाद उनको उन्होंने एक डेजिग्नेटेड होटल्स हैं वो उन्होंने वहां पे रखे हुए हैं, तो वहां पे उनको भेज दिया जाएगा, जिसका एक्सपेंस मिनिमम $2000 होगा। तो वो वहां पे जाके स्टे करेंगे। फिर 3 दिन के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसमें फॉर एग्जांपल उनके रिजल्ट्स आते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी का पॉजिटिव आता है तो उसको फिर किसी और डेजिग्नेटेड प्लेस पे भेज दिया जाएगा जहां के उसका ट्रीटमेंट होगा। और जिनका नेगेटिव भी आएगा उनको भी कहा जाएगा बाकी जो 12 दिन आपके रहते हैं क्वारंटीन के, वो 12 दिन आप अपने घरों पे जाकर आप उसको पूरा करें। और उनको वो बाकायदा स्ट्रिक्टली उनको फॉलो किया जाएगा कि वो घरों से बाहर ना जाए। तो ये बहुत अच्छी इकदाम हुई है। अभी कल की बात है कि कल भी पियर्सन एयरपोर्ट पे तकरीबन 25 या 26 फ्लाइट्स आई हैं जिसपे न्यू केसेस का पता चला है। तो उसमें ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि कुछ जो जो हमारे ट्रेवलर्स थे वो उन्होंने वो टेस्ट नहीं करवाना चाहे और भागने की कोशिश की, जिसपे वहां की जो इंतजामिया ने उनको पकड़ा और $750 पर पैसेंजर उनको टिकट्स इशू की है। तो लोग इस तरह करते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट उसको पूरा अच्छी तरह से उनको लुक आफ्टर करी। ये जो एयरपोर्ट का जो मसला है, ये तो हम पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे कंट्रोल होना चाहिए। एयरपोर्ट पे कंट्रोल होगा तो हमारा, वरना तो लोग ये कहते हैं, अभी जैसे केसेस आए हैं जो यूके का जो आया है वेरिएंट, या साउथ अफ्रीका का आया है, तो वो इसी तरह आए, लोग ट्रैवल करके आए और ट्रैवलर्स की वजह से आने से उनके जो बाकी लोगों को इफेक्ट हुए हैं वो। तो अब गवर्नमेंट उसको बहुत स्पेशली थॉरली उनको चेक कर रही है और उनको वहीं पर ही एयरपोर्ट पे उनके टेस्ट लिए जा रहे हैं और फिर उनको वहां पे स्टे करवाया जा रहा है, उनके जो डेजिग्नेटेड जो होटल्स रखे हुए हैं उन्होंने। तो ये बहुत अच्छा ये इकदाम है जो कि पहले उठाना चाहिए था। अच्छा शेख साहब, एक तरफ ये बातें हो रही हैं, अभी आपने भी बात कही कि ग्रेजुअली चीज़ों को खोलने का सोचा जा रहा है और बल्कि रीओपन किया जाएगा ग्रेजुअली सतह पे, ताकि जो लोअर बिजनेसमैन हैं या ये कह लीजिए कि जिनका स्मॉल बिजनेस है उनके लिए आसानी हो। लेकिन दूसरी जानिब आज ही की रिपोर्ट है जी, 1000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं ऑन्टेरियो में। तो ये किस तरीके से मैनेज करेंगे? केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, अपनी जगह ही मौजूद हैं, और अगर दोबारा खुल भी जाती हैं ग्रेजुअली चीज़ें तो मुश्किलात और चैलेंजेस आ जाएंगे।
अभी केसेस अल्हम्दुलिल्लाह में जो मैं डेली नंबर्स को ट्रैक करता हूँ, परसेंटेज नंबर से ज़्यादा मैं परसेंटेज ट्रैक करता हूँ। क्योंकि परसेंटेज से आपको मालूम होता है कि क्या आपका स्केल जा रहा है। अब नंबर्स अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्बर्टा है यहाँ पे हमारा प्रोविंस, वो गेम करते हैं कि वो उन्होंने 1000, 2000, 5000 सिर्फ टेस्ट कर लिए और 5000 से उनके केसेस का तो पता ये चलेगा ना कि 2-250 आए हैं या 300 आए हैं, 500 केसेस आए हैं। तो उससे तो सही रेशियो परसेंटेज नहीं पता चलती कि कितना ज़्यादा अल्बर्टा में वो कोविड फैल चुका है। तो लेकिन हमारे ओंटारियो में ये है कि माशाल्लाह काफ़ी थॉरोली हम इसको वो लोग इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर 25,000 अगर वो टेस्ट करेंगे तो उसके जो पॉजिटिव केसेस हैं वो यकीनन कम आएँगे। लेकिन अगर वो 60 या 70,000 पर डे अगर टेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। जो नंबर्स हैं जो आपको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 60 से 70,000 केसेस को अगर वो टेस्ट करते हैं डेली, तो उसका उससे फिर हमें सही पता चलता है कि क्या परसेंटेज आ रही है। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ओंटारियो में अब जो नई जो रिसेंट है, वो 2.5 परसेंटेज है, जो कि मैंने आपको अर्ज़ किया है, इस इमरजेंसी को लगने से पहले वो तकरीबन 7% तक पहुँच चुके थे ओंटारियो में केसेस। तो लेकिन अब वो 2.5 हैं ओवरऑल ओंटारियो में। लेकिन अगर हम सिटी वाइज़ देखें, जैसे कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन है, वो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में सबसे ज़्यादा केसेज़ हैं पूरे ऑल ओवर ओंटारियो। उनके केसेज़ तकरीबन ऑलमोस्ट 15-16% तक हैं अभी भी। सिटी ऑफ मिसिसागा में जो है वो तकरीबन 12 से 13% तक हाईएस्ट उनकी है। तो इन जो मोस्ट पॉपुलेटेड जो सिटीज़ हैं जैसे कि सिटी ऑफ टोरंटो है, सिटी ऑफ मिसिसागा है, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन है या सिटी ऑफ या फिर यॉर्क रीजन है, यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे केसेस की परसेंटेज ज़्यादा है अभी भी काफ़ी। तो लेकिन अब गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि वो इकोनॉमी खोलना चाहते हैं और क्योंकि जो स्मॉल बिज़नेस के जो लोग हैं, वो बहुत चीख रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, वो बहुत एजिटेशन कर रहे हैं कि कहाँ से हम खाएँ, कहाँ से अब हम सर्वाइव करें। क्योंकि जो लोग इवन कि यहाँ तक ये भी है जो लोग बीमार हो रहे हैं, अब गवर्नमेंट उनको सिकनेस पे भी नहीं दे सक रही है। तो यहाँ तक सूरत-ए-हाल है, गवर्नमेंट को मजबूरन अपनी इकोनॉमी को कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा। मेरा ख़्याल है कि अभी वो रीओपन जो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसको रिव्यू करते रहेंगे कि कहाँ तक केस जा रहे हैं, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है। उसके मुताबिक मेरा ख़्याल है कि वो उसको मैनेज कर सकेंगे। अच्छा मुबश्शिर शेख साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन से पहले ये डेटा होना चाहिए कि कितने लोग कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं। इस डेटा के हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ किया गया है, कोई डेटा मुरतब हुआ है कि नहीं? जी हाँ, उन्होंने एक डाटा तमाम डेवलप किया हुआ है, कर रहे हैं कि जिनको जो कि ऑफ़िशियली जिनको कोविड का पता चला था, तो उनका रिकॉर्ड उनके पास है क्योंकि हमारा यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी ऑर्गनाइज़्ड होता है। तो उसमें वो तमाम डाटा बन रहा होता है। तो वो उनके पास जो डाटा बना हुआ है जो हमारी ओंटारियो जो सर्विस ओंटारियो है, उनके पास जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके पास तमाम डाटा बना हुआ है कि ऑफ़िशियली कितने केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो उसके मुताबिक वो उनके एड्रेसेस उनके सब कुछ उनके पास हैं, तो उनको वो निकाल सकते हैं। तो अब वो यही करेंगे कि जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि स्टेप बाय स्टेप्स तमाम लोगों को वो वैक्सीन्स देनी शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द जैसे-जैसे हम वैक्सीन हमें रिसीव होगी। अच्छा शेख साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सवाल ये है कि लोगों की क्या राय है वैक्सीनेशन के हवाले से? क्या वो लोग मुतमईन हैं ओंटारियो में रहने वाले लोग और वो ये चाहते हैं कि वैक्सीन लग जाए उन्हें जल्द से जल्द, या वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं या वो नहीं लगवाना चाहते? उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। असल में तमाम वर्ल्ड से जो न्यूज़ आ रही है, आपको मालूम ही है कि अब वर्ल्ड है वो पूरा एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, स्पेशली जब से ये इंटरनेट की फैसिलिटी है हमारे पास, तो अब हम सब एक ग्लोबल विलेज बन चुके हैं। तो हमारे पास न्यूज़ आती रहती हैं, तो लोगों के कंसर्न्स हैं, तो
कुछ लोग तो कहते हैं हम लगवाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो कि खुदा ना खासा डिफरेंट क्रिटिकल सिकनेसेस में हैं, वो थोड़ा डरते हैं कि लगवाने से। जैसे पिछले दिनों एक इंडिया से न्यूज़ आई थी कि कुछ लोग हार्ट के पेशेंट थे, तो उनको जब लगी तो वो कुछ दिन में उनकी वो बेचारे एक्सपायर हो गए। वेरी सैड। इसी तरह साउथ अफ्रीका से आ रही हैं या और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं कि इस तरह लोगों की जो डेथ्स हुई हैं वो हुई हैं। तो लोगों को कंसर्न है, मेरी अक्सर हमारे यहाँ पे लोगों से बात होती है, तो ऑलमोस्ट 40 टू 50% लोग शायद अभी कॉन्फिडेंस नहीं है वैक्सीन लगवाने के लिए। ठीक है शेख साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि दो राय हो सकती है और लोग अपना अपना एक परसेप्शन भी रखते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें क्या करेगा वैक्सीनेशन लगवाने के लिए? क्या वो सख्ती भी करेगा इसमें? जी, गवर्नमेंट अब सख्ती तो नहीं करेगी कि जिन्होंने लाजमी लगवाना है, लेकिन गवर्नमेंट पे उस पे जब ये मरहला आएगा तो यकीनन गवर्नमेंट एक कैंपेन शुरू करेगी लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ये लगवाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर रह सकेंगे, सेफ रह सकेंगे। इसके अलावा जहाँ पे लोग काम करेंगे वर्क प्लेसेस पे, वहाँ पे भी ये कुछ ये इम्प्लीमेंटेशन होगा कि वर्क प्लेसेस के थ्रू लोगों को कहा जाए। बल्कि अब तो यहाँ तक आ गया है कि अब जो जॉब्स आ रही हैं और उस पे जॉब डिस्क्रिप्शन पे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स आ रही है कंपनीज की, उस पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि जो लोग अब इंटरव्यू के लिए के बाद जब हायरिंग करेंगे या उस पे उनको पहले कोविड टेस्ट करवाना होगा। तो कोविड टेस्ट करवाएंगे तो फिर उनकी उस प्रोसीजर से इंटरव्यू के प्रोसीजर से गुजरने के बाद फिर उनको जब अगर वो हायर किया तो उनको कोविड टेस्ट करवा कर जाना पड़ेगा उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब लास्ट मुझे बस ये बताइएगा कि जिस तरीके से स्मॉल बिजनेस ट्रेडर्स ये ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सिलसिले में? कोई कंपनसेट किया जा रहा है, कोई रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, या कोई ये कह लीजिए कि आसानियाँ टैक्सेस में दी जा रही हैं कि नहीं? जी हाँ, गवर्नमेंट उनको जो स्मॉल बिजनेस को कुछ ना कुछ कंपनसेट दे रही है। उनको जो उनके जो उनकी रेंट्स हैं उनको कंपनसेट कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसके अलावा और भी उनको इंसेंटिव दे रही है। तो अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट्स है वो अपनी तरफ से स्मॉल बिजनेस को बचाने के लिए मुकम्मल कोशिश कर रही है। कुछ उनको फंडिंग दे रहे हैं या जो उनको सब्सिडी दी जा रही है, टैक्स में रिबेट दिया जा रहा है, ये तमाम चीजें गवर्नमेंट कर रही है उनको। लेकिन इसके बावजूद भी परेशानी तो बहुत ज्यादा है। लोग सर्वाइवल लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। तो अब तो बल्कि पता नहीं, मैं कल एक जगह पढ़ रहा था मैं कि अगर खुदा अल्लाह अल्लाह करे अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इस कोविड से, कि ये कहा जा रहा है कि अगर जो लोग कोविड से अगर बच भी गए तो अल्लाह ना करे कि वो लोग इकॉनमी की वजह से या और दूसरी सूरत हाल की वजह से कहीं वो अपनी जाने ना उनकी चली जाए। क्योंकि अब तो यकीनन बात है कि ग्रोसरीज हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में ग्रोसरी बहुत महंगी हो गई है, पाकिस्तान में गैस की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान के दोस्तों को ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि वर्ल्ड की इस टाइम सूरत हाल क्या है। पूरी वर्ल्ड इफेक्ट हो रही है, खाली पाकिस्तान इफेक्ट नहीं हो रहा, पूरी वर्ल्ड इफेक्ट हो रही है। पूरी वर्ल्ड में हमारे जो ग्रोसरीज की कीमतें हैं वो 40 टू 50% इंक्रीज हो चुकी हैं। गैस प्राइसेस हमारे यहाँ पे भी बहुत इंक्रीज हो चुकी हैं। बहुत इफेक्ट हो रहा है। तो ये हम अब इस टाइम हम किसी एक गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए। हमें पूरी वर्ल्ड की सूरत हाल को देखना चाहिए। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कनाडा में कि हम लोग जब यहाँ कनाडा में अगर फॉर एग्जांपल अगर ग्रोसरीज बढ़ रही हैं तो लोग उसको रियलाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी गवर्नमेंट्स को, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या चाहे हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। लोग समझ रहे हैं कि किस वजह से ये चीजें इफेक्ट हो रही हैं। तो मैं एक पैगाम देना चाहूंगा स्पेशली अपने पाकिस्तान के दोस्तों को, भाइयों को, कि हमारा वहाँ पे मीडिया बहुत चीजें शो कर रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो प्लीज मेरा ये पैगाम है उनको कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन उसकी कई वजूहात हो सकती हैं।
उसमें कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है और पेट्रोल की मसनूआत जो है वो पूरी दुनिया में इंक्रीज हो रही हैं। हम यहाँ पे भी इफेक्ट कर रहे हैं, अमेरिका वाले भी फेस कर रहे हैं, यूके वाले भी फेस कर रहे हैं, तमाम फेस कर रहे हैं। तो प्लीज हमें अब थोड़ा सा हालात को समझना चाहिए। हम लोग घरों पे बैठे हैं, घरों से हम जो चीजें अपने अपने एक्सपेंस को हमें कंट्रोल करना चाहिए। अब हमें एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए। इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा डेली डे टू डे हमारा सर्वाइवल वो इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा ये है मैसेज। बहुत शुक्रिया मुबशिर शेख साहब, आपने प्राइम कैनेडा टीवी को आज वक्त दिया। ओंटारियो से हमारे साथ आप मौजूद थे, आई एम रियली थैंकफुल। तो नाजरीन, आज कनाडा हाईलाइट से फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्राइम कैनेडा टीवी। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।